अभी हम लोग अब मूव करते हैं नेक्स्ट पॉलिटिकल पॉइंट के ऊपर। ये फिर से न्यूज़ में है। ओके, हम लोगों ने बहुत सारे पॉइंट को पढ़ा, हम लोगों ने बहुत सारे पॉइंट को समझा। जैसे कि हम लोगों ने क्या समझा, कल हम लोगों ने फर्टिलाइजर जिहाद के बारे में सुना था, कल या परसों सुना था ना, व्हाट इज फर्टिलाइजर जिहाद, लव जिहाद। एंड नाउ एक नया जिहाद आया, दैट इज कॉल्ड लैंड जिहाद। समझ में आ रहा है? अब हो क्या रहा है मैं बता रहा हूँ। हो क्या रहा है कि देखो, लव जिहाद तो हम लोग सबको को पता है, केरला स्टोरी में भी हम लोगों ने देखा। देयर आर सर्टन इंस्टेंसेस इन दिस कंट्री जिसमें कि सुयोजित ढंग से जो हिंदू और क्रिश्चियन महिलाएं हैं उनका धर्मांतरण करा करके उनके साथ जो शोषण हो रहा है उसको दिखाया गया है, उसको हम लोग भी समझ रहे हैं एक लेवल तक। ठीक है, लेकिन अब इसी को इतना ज़्यादा बढ़ जाना कि यू कैन सी आउट हियर, क्या डिस्ट्रिक्ट का नाम है, पुरोला या फिर कुछ डिस्ट्रिक्ट का नाम है। ओके, पुरोला टाउन इन उत्तर काशी, उसमें इतना ज़्यादा ये कंसर्न बढ़ गया कि एक डिस्ट्रिक्ट से फैलते फैलते जो गंगोत्री डिस्ट्रिक्ट है उसमें भी वायलेंस इरप्ट होने लगा। इतना ज़्यादा सिचुएशन टेंस हो गया है कि पीपल आर नाउ फ्लीइंग, भागने लग रहे हैं। जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो भाग रहे हैं उत्तरकाशी को छोड़कर। क्या कहना है जो सीएम है धामी उनका, बट विल नॉट अलाउ उत्तराखंड टू बिकम अ सॉफ्ट टारगेट फॉर लव जिहाद। ठीक है, सॉफ्ट टारगेट नहीं बनने देंगे, लव जिहाद यहाँ पर नहीं होने देंगे। ये पॉइंट है तुम्हारा सीएम ऑफ दैट रीजन का। ओके, पुष्कर सिंह धामी नाम है इनका, और ये स्ट्रॉन्ग स्टैंस ले रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर। अब तुम्हें इस चीज को समझना है तो तुम्हें वो समझना होगा कि इन द लास्ट 40 ईयर जो माइग्रेंट आ रहे हैं, जो ट्रैवल करके बस रहे हैं, कहीं और रीजन के हैं, वो उत्तर प्रदेश के हो सकते हैं, वो और कोई रीजन के हो सकते हैं, वो आ करके कहाँ पर बस रहे हैं, उत्तराखंड में बस रहे हैं। यहाँ पर बसने के बाद फिर डेमोग्राफी को वो चेंज कर रहे हैं, जिसके बाद फिर जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, लव जिहाद होता है। ठीक है, देखो मेरा पॉइंट बहुत ही सिंपल है। एक भी या एक भी अगर लड़की के खिलाफ कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें कि उसको कन्वर्ट करके उसको मार दिया जा रहा है, मैं खिलाफ हूँ उसके, बात खत्म। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई एक के साथ में नहीं होना चाहिए। जैसे पॉइंट आता है ना कि 30-40 हज़ार लड़कियों में से ये 30 लड़कियों पर हो रहा है। अरे क्यों हो रहा है 30 पर भी? समझ में आ रहा है? यू आर किलिंग। और जो केरला स्टोरी की जो स्टोरी है वो सिंपली डिपिक्ट कर रही है कि उन्हें कन्वर्ट करके उन्हें कहाँ ले गया जाया गया, आईएसआईएस के कैंप में ले जाया गया। ठीक है, अब आई डोंट नो द रियलिटी ऑफ द स्टोरी, बट फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ये कहता है कि ऐसा हुआ था। ठीक है, रिपोर्ट्स भी हैं इसके ऊपर। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो मैं इसको क्या करता हूँ, कंडेम करता हूँ। और उसके बाद फिर जो वायलेंस हो रहा है मैं उसको भी कंडेम करता हूं, जो माइनॉरिटीज़ के खिलाफ वहां पर होना स्टार्ट हुआ है। क्यों कर रहा हूं मैं बता रहा हूं, क्योंकि एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट तुम लोगों को हमेशा एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेने का किसी को भी ज़रूरत नहीं है। बिकॉज तुम लोग यही चीज़ तो करने वाले हो, लॉ एंड ऑर्डर तुम्हारे पास रहनी चाहिए। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि वहाँ की लड़कियाँ सेफ रहें, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी से हो, इट डजेंट मैटर, तुम्हारे लिए मैटर ही नहीं करता है। तो तुम्हारा जो पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होना चाहिए। ओके, और लॉ एंड ऑर्डर क्या होना चाहिए, हमेशा पुलिस के ही हाथ में होना चाहिए, किसी और के हाथ में नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी से बिलोंग करता है। ये सारे पॉइंट समझ में आ रहे हैं तुम्हें? दामी जी का कहना है कि हम लोग बात करेंगे। और एक और बात है कि he added in the last few months there has been a spurt in the number of which incident on the ground। कुछ नंबर बढ़े हैं लव जिहाद के, वहां पर ज़्यादा सुनियोजित ढंग से वो मूवमेंट हो रहा था। ओके, अब बच्चियों को जो बहलाना फुसलाना है, उनका माइंड वॉश करना है, वो एक नंबर ऑफ इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं। जैसे कि होता है ना, मैंने पहले भी बताया कि इमीडिएट काउजेज बहुत सारे होते हैं। इमीडिएट काउज ये था कि एक नाबालिग लड़की का किडनैपिंग कर रहा था एक। अब इस तरह के जो न्यूज़ बाहर आते हैं ना, उससे आम आदमी का, जनता जो होती है, आम आदमी होती है ना, उसका जो गुस्सा है वो बाहर निकल आता है, और उसके बाद फिर दंगे फसाद होने लगते हैं। ये बात समझ में आ रही है तुम लोगों को?
You can see out here, we live with the spirit of brotherhood, but it does not mean such wrongful act will be allowed. हम लोग भाईचारा बना करके रहना चाहते हैं, लेकिन इस तरह का कृत्य जो है वो कहीं भी नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा. I have asked the DGP to look into the matter, compile a report and take action. अब DGP अपना एक्शन लेगा. लेकिन जो होना है वो तो हो गया. बहुत सारे दुकान तोड़े गए, वहाँ पर दंगे टाइप सिचुएशन आ गए थे. ठीक है. नाउ आस्क अबाउट वक्फ बोर्ड. देखो वक्फ बोर्ड आ रहा है, यहाँ पर मीटिंग होगी. हर एक स्टेट में एक वक्फ बोर्ड होता है. वक्फ बोर्ड क्या होता है पता है? वक्फ क्या होता है? फिर से मैं तुम लोगों को वहीं पर जोड़ना चाहूँगा कि व्हेनेवर यू स्टडी, जब भी तुम पढ़ रहे हो, कोई भी नया शब्द आ रहा है तो उसको क्या करना है? लिखना है. उसको क्या करना है? समझना है. उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट होना चाहिए कोई भी चीज़ के ऊपर. लव जिहाद है तो ऑफकोर्स ये सोसाइटी का ही हिस्सा है ना. मान लो यूपीएससी नई क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन क्या कर सकता है मेंस में इससे एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन आ सकता है कि किस तरह से जो ब्रदरहुड अमॉन्ग द वो क्यों कम होते जा रहा है, क्यों इंस्टेंसेस ऑफ रायोट हमें ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं. तो उसमें बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं कि क्यों हिंदू मुस्लिम में लड़ाई होता है. तो पहला तो मंदिर है, मंदिर मस्जिद का मुद्दा जो है वो सबसे बड़ा है. फिर दूसरा काउ स्लॉटरिंग का मुद्दा है, वो सबसे बड़ा है. और तीसरा यहाँ पर क्या हो जा रहा है? लव जिहाद का मुद्दा आ जा रहा है, जिसमें कि अब इसको पहले नहीं मुद्दा माना जा रहा था, लेकिन अब क्या हो रहा है? विद इन 6 मंथ ये मुद्दा बहुत ही बड़ा होते जा रहा है. तो ऐसे कुछ मुद्दे हैं जिसके वजह से क्या हो सकता है, समाज में और ज़्यादा द्वेष जो है वो फैल रहा है. तो ये तुम्हारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया कि तुम्हारी आंतरिक सुरक्षा के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है अगर इस देश का भाईचारा जो है वो खतरे में. क्योंकि अगर सिविल वार होते रहेगा तो फिर कौन पढ़ेगा, कौन लिखेगा, कहाँ से डेवलपमेंट हो पाएगा? सब तो मार काट में ही बिजी रहेंगे. तो कोशिश करना है कि उस तरह का सिविल वार के तरफ हमारा देश ना जाए. और इसी में क्या कर सकते हैं, यूपीएससी जो आईएएस आईपीएस होते हैं वो बहुत बड़ा रोल निभाएंगे. आगे चलते हैं. वक्फ बोर्ड क्या होता है? क्या बोल रहे हैं? वक्फ को क्या होता है? जस्ट देखो, जो भी दान की जमीन होती है, जो भी हम दान दे दिए, चाहे बिल्डिंग दान दे दिए, चाहे जमीन दान दे दिए, ओके, इसको वक्फ कहते हैं. और इसी को चलाना, इसी को मेंटेन करना, कोई अगर ले लिया है तो उससे वापस लेना, ये सारी जिम्मेदारी जो होती है वो वक्फ बोर्ड की रहती है. हर एक राज्य में एक वक्फ बोर्ड रहता है, नेशनल वक्फ बोर्ड भी होता है, और ये एक वैधानिक संस्था है. इट मीन्स दैट ये ऐसा नहीं है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, 4 मुसलमान लोग मिलके वक्फ बोर्ड चालू कर दिया. नहीं, ये क्या है? कानून की वैधता से इसको लागू किया गया है, इसको ऑर्गेनाइज किया गया है. 1964 में वक्फ बोर्ड का निर्माण होता है वक्फ बोर्ड एक्ट के द्वारा. यानी कानून का सहायता लेते हुए इस स्टैट्यूटरी बॉडी को एस्टैब्लिश किया जाता है. ये बात समझ में आ रहा है? तो वक्फ बोर्ड के मेंबर आ रहे हैं और वहाँ पर ये बातचीत होगा कि जो मुस्लिम कम्युनिटी खतरे में है उसको किस तरह से प्रोटेक्शन दिया जाए. ये देश में सिर्फ और सिर्फ एक धारा में नहीं गंगा बहती है, ठीक है. इसमें सारे लोगों का सम्मेलन होना बहुत ज़रूरी है. तो वक्फ बोर्ड आके ये डिसाइड करेगा, ये बातचीत करेगा सीएम से. सीएम सुनेंगे, क्योंकि वक्फ बोर्ड का जो हेड होता है वो मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी होता है, माइनॉरिटी मिनिस्टर होता है. तो गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होना तय है जिससे कि माइनॉरिटीज़ की जान बच जाए. समझ में आ रहा है? तो वक्फ बोर्ड आएगा, पूछेगा धामी से कि क्या हो रहा है. फॉर ईयर्स एंड जनरेशन पीपल हैव लिव्ड टुगेदर इन द हिल्स. धामी कह रहे हैं कि 40 साल से हम लोग सब एक साथ रह रहे हैं. ओके, वी assured the delegation not to that no harm would be done to anyone. जो बोर्ड आ रहा है उसको हम लोग सुनिश्चित कर देंगे कि किसी भी माइनॉरिटी के ऊपर कोई भी हार्म नहीं होगा. बस उन्हें क्या करना पड़ेगा, इनके दोनों बातों को समझो. इनका पहला बात है कि लव जिहाद को टॉलरेट नहीं करेंगे, और इनका दूसरा बात क्या है कि हम किसी भी मुसलमान को चोट नहीं पहुंचने देंगे. यानी ये सॉल्यूशन सेम है. लव जिहाद मत करो, रहो, खाओ, पियो, जियो. ये धामी जी कहना चाह रहे हैं. कोई दिक्कत नहीं है. गुड. टोल्ड दैट द गवर्नमेंट इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट लैंड जिहाद. अब मैं यही बात कर रहा था कि यहाँ पर अब 3 जिहाद हम लोगों ने कुछ दिनों में देखा. लव जिहाद,
फर्टिलाइजर जिहाद, फर्टिलाइजर जिहाद कौन बोल रहे थे? हेमंत बिस्व शर्मा। उनका कहना है कि फर्टिलाइजर का ज़्यादा यूज, एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर डिटोरिएट कर रहा है हेल्थ ऑफ सॉइल। वॉच दैट वीडियो ना। सॉइल, सॉइल का क्वालिटी को क्या कर रहा है? डिग्रेड कर रहा है, ह्यूमन हेल्थ को डिग्रेड कर रहा है, और इसी को उन्होंने नाम क्या दे दिया? फर्टिलाइजर जिहाद। लैंड जिहाद क्या है कि देखो सिंपल सा पॉइंट है कि ये जो 40 साल में माइग्रेंट्स आए हैं उत्तराखंड में, बसे हैं, क्यों बसे हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट है? वहाँ पर टूरिज्म सेक्टर बहुत ही हाई गया है। टूरिज्म सेक्टर हाई गया है तो वहाँ पर क्या हो रहा है? जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं तो मुस्लिम कम्युनिटी वहाँ जाके बसने लगे। जब बसने लगे तो वो गवर्नमेंट की लैंड को कब्जा करने लगे, और इसी चीज़ को लैंड जिहाद कहा जा रहा है। समझ में आ रहा है? When Muslim community is occupying government land, that is called love jihad। यहाँ पर क्या सीएम कर रहे हैं? Encroaching upon government land is illegal। तुम गवर्नमेंट का लैंड पर कब्जा नहीं कर सकते हो। Our team found that such encroachment had happened at thousands of locations। एक दो जगह नहीं, हजारों जगह पर क्या है? इंक्रोचमेंट हो गया है। अरे इंक्रोचमेंट तो बेसिक चीज़ है, रांची में भी देखोगे तो चारों तरफ इंक्रोचमेंट ही इंक्रोचमेंट है। ओके, यहाँ तक कि नदी को भी इन लोगों ने खा गए हैं। तुम लोग को पता होगा, देखे भी होगे कि हरमू नदी के ऊपर ही घर बना दिए हैं, ठीक ना? ओके, वी गेव नोटिस टू इंक्रोचर एंड सेट ए डेडलाइन टू वेकेट द गवर्नमेंट लैंड। अब देखो इनके घरों के ऊपर भी अब बुलडोजर चलेगा, क्योंकि देखो गवर्नमेंट को पता है कि लैंड उसका कौन सा है, और वहाँ पर अगर इंक्रोचमेंट है तो वो हटाएगा ही हटाएगा। प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाती है कि जब इंक्रोच कर रहे थे तब गवर्नमेंट कहाँ थी, ठीक ना? तो धामी बोलेंगे कि हम तो नहीं थे, वो पुरानी जो सरकार थी उसकी जिम्मेदारी थी। समझ में आ रहा है? तो दीज आर द पॉइंट जिसको तुम्हें समझना है। क्या कारण है जिससे कि ब्रदरहुड अफेक्ट होता है? क्या ये सारे इतने बड़े कारण हैं जिससे कि सिविल वार जैसा सिचुएशन आ सकता है? इसको एनालिसिस करना है। ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। वक्फ बोर्ड क्या है, थोड़ा सा और इसको देख सकते हो। वक्फ बोर्ड क्या है? 1954 वक्फ एक्ट के द्वारा 1964 में सेंट्रल वक्फ बोर्ड एक स्टैट्यूटरी बॉडी जो है उसे लागू किया गया था। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी, जैसे कि संविधान के द्वारा कोई बॉडीज़ का निर्माण होता है। समझ में आ रहा है? संवैधानिक संस्था होती हैं, वो सब वैधानिक होती हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी। ओके, जैसे संविधान से एस्टैब्लिश तुम्हारा यूपीएससी है, ओके, तुम्हारा इलेक्शन कमीशन है, ये सब संविधान के द्वारा एस्टैब्लिश्ड है। कुछ बॉडीज़ कानून पास करके क्या किया जाता है? एस्टैब्लिश किया जाता है, जिसमें कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 1964 में लागू किया गया था। इस स्टैट्यूटरी बॉडी को काउंसिल को एस्टैब्लिश किया गया था। ओके, इसका जो यू कैन सी आउट हियर चेयरमैन जो होता है वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर के जो मिनिस्टर होते हैं वो इसके क्या होते हैं? चेयरमैन होते हैं। वक्फ बोर्ड क्या है? एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी। जो भी दान दिया गया प्रॉपर्टी है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वक्फ प्रॉपर्टी कहते हैं। ओके, उसी का एडमिनिस्टर करना और मैनेज करना का काम वक्फ बोर्ड का होता है। ठीक है, मैंने बताया हर एक स्टेट में वक्फ बोर्ड होता है। ओके, वो क्या करता है? इसको मैनेज करता है। वक्फ क्या होता है? चैरिटेबल एंडाउनमेंट और ट्रस्ट typically created by Muslim individual organization which is used for religious or charitable purpose। जो दान दिया गया है, जिसको तुम धर्म के लिए या फिर दान के लिए यूज कर रहे हो, उसको वक्फ बोलते हैं। ये कोई आज का चीज़ नहीं है, ये तुम्हारे प्रॉफिट मोहम्मद के समय से ये प्रैक्टिस चलते हुए आ रहा है। क्या बोल रहा है? वक्फ प्रॉपर्टी कैन इंक्लूड लैंड, जमीन हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, कुछ और सामान हो सकता है। ये डेडिकेट किया जाता है उस कम्युनिटी का बेनिफिट के लिए, और जिसको वक्फ बोर्ड क्या करते हैं? मैनेज करती है। वक्फ बोर्ड एक लीगल एंटिटी है, ठीक है, वो कोई ऐसा प्राइवेट एंटिटी नहीं है, वो कानून द्वारा स्थापित है, और ज्यूरिस्टिक पर्सन विथ पावर टू एक्वायर और होल्ड प्रॉपर्टी एंड ट्रांसफर ऑफ एनी सच प्रॉपर्टी। उसके पास पावर होता है कि वो ज़मीन रख सकता है, वो दान दे सकता है, वो ले सकता है। हर एक स्टेट
में वक्फ बोर्ड होता है जिसका एक चेयरपर्सन होता है और अदर मेंबर जिसको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। अब क्या करेगा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वक्फ बोर्ड। 3 स्टेटमेंट दे देगा, 4 स्टेटमेंट दे देगा, बोलेगा कि विच वन ऑफ द ओनली 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट। अभी तो पैटर्न बदला है, तो तुम्हें चारों स्टेटमेंट के बारे में कंठस्थ आना जरूरी है। मेक नोट ऑन दैट, ओके। The board has power under the law to administer the property and take measure for the recovery of the lost property। अगर कोई प्रॉपर्टी चला गया है, लॉस्ट हो गया है, तो उसको वापस लेना का कार्य जो होगा वो बोर्ड का होगा। वर्क टू सैंक्शन एनी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द वर्क बाई, इसको सेल कर सकता है, गिफ्ट कर सकता है, मॉर्गेज कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है, लीज कर सकता है, वो सब वक्फ बोर्ड के अंदर आता है। कोई भी प्रॉपर्टी का जो कि वक्फ है, जो कि दान है। अब समझ में आ गया क्या है क्या नहीं है। अच्छा, और कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल पढ़ोगे? एक काम करना ना, आर्टिकल 26 पढ़ लेना। तो आर्टिकल 26 रिलीजन का प्रोपगेशन के लिए प्रॉपर्टी को खरीद बिक्री, दान नहीं है, वक्फ बोर्ड से रिलेटेड नहीं है, पर यह है कि कोई भी धार्मिक संस्था जो है ना, वो क्या कर सकती है, जमीन को खरीद सकती है अपने रिलीजन को प्रोपागेट करने के लिए। तो आर्टिकल 26 उसकी बात करता है, ठीक ना। और एक आर्टिकल 30 भी लिख लो, तो उसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को क्या किया जाता है, अगर मैनेज करना है तो वो माइनॉरिटी कम्युनिटी कर सकता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एडमिनिस्टर, मैनेज, ये सारे चीज़ कर सकता है। तो आर्टिकल 30 लिख लो, ठीक ना। ओके, नेक्स्ट में चले हैं।